नमस्कार दोस्तों, सैनवाल क्लासेस फॉर उत्तराखंड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में आज हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड के इतिहास से संबंधित जो यहाँ पर एक गढ़वाल में प्रमुख राजवंश था, जिसका नाम था परमार या पंवार राजवंश। तो इससे पहले जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वो इससे पहले के शासक हैं, पिछली वीडियो है इतिहास की, तो उनको देख लें, उसके बाद ही उनको इससे आगे का समझ में आएगा। तो अगर पूरी वीडियो ना आप नहीं देख पाए तो जो परमार वंश है, कम से कम इससे जो पिछला शासक है तो उसमें आप ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको ये कहानी थोड़ा समझ में आएगी। तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में बात करेंगे पृथ्वीपति शाह के बारे में। तो ये हमारा परमार या पंवार वंश चल रहा है और यह राजवंश गढ़वाल में था। और यह राजवंश जो पंवार राजवंश था, इसका जो साम्राज्य क्षेत्र की बात करें तो इस टाइम पीरियड तक यानी पृथ्वीपति शाह के काल तक इन्होंने लगभग पूरा गढ़वाल इनके साम्राज्य क्षेत्र का हिस्सा था। और इसके साथ ही कुछ यूपी का जो ये उत्तरी भाग है यानी उत्तराखंड का जो दक्षिणी भाग है और हिमाचल का कुछ पार्ट भी गढ़वाल जो राज्य था उसके अधीन रहता था। तो महिपत शाह के बाद 1634 में महिपत शाह की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद शासक बनते हैं पृथ्वीपति शाह। और इनका जो शासन काल है वह है 1634 से 1664 के बीच। और यहाँ पर आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि ये इनका जो राजाओं के क्रम में इनकी बात की जाए पृथ्वीपति शाह के बारे में, तो इनका जो क्रम था वो क्या था, 47वां था, यानी 47 ये राजा थे, 47वें राजा थे पृथ्वीपति शाह। क्योंकि आपको ये ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि इससे पहले जो UKSSC ने ये इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं कि कौन से राजा का क्रम कौन सा है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो पृथ्वीपति शाह के शासनकाल के बारे में बात करें तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब तक का जो घटनाक्रम क्या है कि महिपत शाह जो इनके पिताजी रहते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, वो तिरमल चंद से युद्ध करते हुए मारे जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि ये जो पृथ्वीपति शाह हैं वो रहते हैं अल्पवयस्क, यानी वो बहुत छोटे रहते हैं। और उनका जब इनका राज्याभिषेक किया जाता है 1634 में, तो इनके राज्याभिषेक के समय विद्वानों में दो मत हैं कि जब ये शासक बने थे तो शिव प्रसाद डबराल, जिनको चारण भी कहा जाता है, उत्तराखंड के प्रमुख इतिहासकारों में से एक हैं, तो कहा जाता है कि ये 7 वर्ष के थे, यानी वो मानते हैं कि उस समय उनकी आयु क्या थी, 7 वर्ष थी। और अगर अन्य इतिहासकारों की बात की जाए तो वह इनको 11 वर्ष का बताते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि परमार वंश या पंवार वंश में सबसे कम उम्र के शासक जो बने वो पृथ्वीपति शाह ही थे, यानी पृथ्वीपति शाह पंवार वंश में सबसे कम उम्र के शासक बनने वाले राजा थे। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो, पृथ्वीपति शाह जब क्या है, छोटा है, तो राजकाज चलाना उनके मतलब राजकाज चलाने में वो संभव नहीं थे। तो इस कारण क्या होता था कि उनका एक संरक्षक नियुक्त किया जाता था कि उनके संरक्षण में जो राजा था उसके नाम पे शासन चलाया जाता है। जैसे अभी हम वर्तमान की बात करें तो जैसे राष्ट्रपति के नाम पे पूरे देश का जो कोई भी कार्य होता है वो किया जाता है, तो उसी प्रकार है कि जैसे प्रधानमंत्री सभी कार्य करते हैं लेकिन वो होते हैं राष्ट्रपति के नाम में। तो इसी प्रकार यहाँ पर अभी की जो परिस्थितियाँ थी, जो तात्कालिक परिस्थितियाँ थी कि कर्णावती को क्या किया जाता है, संरक्षक घोषित किया जाता है, संरक्षिका घोषित किया जाता है। और राजकाज किसके नाम पे चलता है, पृथ्वीपति शाह के नाम पर चलता है। तो जो ये संरक्षण काल था पृथ्वीपति शाह का, तो उसका जो टाइम पीरियड था वो 1634 से 1640 के बीच है, यानी 1634 से शासक बनते समय और 1640 ईस्वी के बीच कर्णावती का कार्यकाल है या उनका संरक्षण काल रहता है। तो अगर इनके कार्यकाल की हम प्रमुख घटनाओं की बात करें कर्णावती काल की, तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि 1634 में राजा महिपत शाह की मृत्यु हो जाती है और उनके अल्पवयस्क जो पुत्र रहते हैं पृथ्वीपति शाह, वो क्या करते हैं,
शासक नियुक्त किए जाते हैं और उनकी संरक्षिका बन जाती हैं रानी कर्णावती। और इसी समय क्या होता है कि इनके काल की जो प्रमुख घटना है वह है 1635-36 ईस्वी में गढ़वाल पर मुगल सम्राट शाहजहां का आक्रमण होता है। यानी शाहजहां द्वारा आक्रमण किया जाता है गढ़वाल क्षेत्र पर, और इसमें आपने सुना होगा कि उनकी पराजय होती है और फिर जो रानी कर्णावती है उसके द्वारा उनके नाक कान काटे जाते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है इसका तो पता नहीं, पर लेकिन जो शिव प्रसाद डबराल जी हैं वो इन्हें नाक कटी रानी की संज्ञा देते हैं। तो जब गढ़वाल पर आक्रमण होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि दून पर फिर पहले जो मुगल सेना रहती है वो दून पर कब्जा कर देती है। उसके बाद फिर दून पर पुनः कब्जा हो जाता है रानी कर्णावती का। फिर जो राजधानी रहती है उसको नवादा ले जाया जाता है दून की, और वहाँ पर एक महल का निर्माण किया जाता है कि भविष्य में ऐसे आक्रमणों से बचने के लिए। और फिर दून में करणपुर या करणपुर शहर की स्थापना की जाती है और साथ ही वहाँ पर विकास कार्य किए जाते हैं, जिसमें राजपुर नहर का निर्माण और भी अन्य छोटी नहरें और बावड़ियों का निर्माण किया जाता है। इसके अलावा इनके टाइम पीरियड की एक महत्वपूर्ण घटना है 1640 में कि चमोली में है एक हाट गांव, और इस गांव में हटवाल ब्राह्मण थे, उनको ताम्रपत्र दिया था, यानी गांव की भूमि उनको दान की थी हटवाल ब्राह्मणों को चमोली में हाट गांव में। तो ये कब की घटना है? ये 1640 की घटना है। अब देखो यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाती है कि एक ताम्रपत्र दे दिया 1640 ईस्वी में। तो यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बात है, इस ताम्रपत्र में उल्लेख है कि इसमें माधो सिंह यहाँ पर क्या थे, उनके साथ थे, उपस्थित थे। क्योंकि जो माधो सिंह की मृत्यु है उसके बारे में थोड़ा जो इतिहासकार हैं उसमें मतलब वो एग्जैक्ट नहीं बता पाते कि कब इनकी मृत्यु होती है, कोई प्रमाणिक तथ्य हमारे पास कम है। तो इसमें यहाँ तक हमें पता चलता है कि 1640 ईस्वी में माधो सिंह क्या थे, जीवित थे और वो वृद्ध हो चले थे। और जो ये ताम्रपत्र है इसे 1972 में यशवंत कटोच द्वारा प्राप्त किया गया था चमोली गांव से, चमोली में हाट गांव से। और इसके साथ ही कर्णावती से संबंधित जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि जब इन्होंने मुगल सेना को परास्त किया तो उसमें उसके बाद जो इतिहासकार हैं इन्होंने कर्णावती की तुलना की है। यानी कर्णावती की तुलना की जाती है, किससे की जाती है? एक तो रानी दुर्गावती से, यानी चित्तौड़ गोंडवाना की रानी दुर्गावती से, और दूसरा मराठाओं की रानी ताराबाई से। तो दो से इनकी तुलना की जाती है, दो प्रमुख महिलाओं से। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, यानी गढ़वाल की दुर्गावती, गढ़वाल की ताराबाई, तो किसे कहा जाएगा? रानी कर्णावती को कहा जाएगा। अब इसके बाद इनके शासनकाल की जो प्रमुख घटना है शाहजहां का आक्रमण, तो उसको देखते हैं हम। मुगल सुल्तान शाहजहां का गढ़वाल पर प्रथम आक्रमण। अब देखिए कि कहानी क्या होती है कि जो आक्रमण का कारण रहता है वह रहता है जब 1628 में, अब ये भी विवादित है, कई 1631 से 34 के बीच महिपत शाह को शासक मानते हैं, कई 1626 से 31 के बीच या 32 तक, तो ये भी थोड़ा विवादित है। तो इसको आप ये मान के चलो कि 1628 में जो भी गढ़ शासक रहे होंगे, चाहे श्याम शाह थे या महिपत शाह थे, तो होता ये है कि जब शाहजहां, मुगल सुल्तान शाहजहां क्या बनते हैं? शासक बनते हैं। तो जब उनका राज्याभिषेक होता है तो पूरे देश में जो और शासक रहते हैं, छोटे गढ़पति रहते हैं, राजा रहते हैं, सबको बुलाया जाता है समारोह में। और कहते हैं कि ऐसा ही एक निमंत्रण पत्र आता है गढ़वाल में, और गढ़ शासक जाने से इनकार कर देता है, यानी नहीं जाता है। और ये बात जो शाहजहां हैं वो दिल पे ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ये नीति रहती है कि भविष्य में कभी जो मतलब कभी ऐसा सिचुएशन होगी, गढ़ राज्य कमज़ोर होगा तो ज़रूर आक्रमण करेंगे गढ़वाल पर। अब देखो होता क्या है, यहाँ पर परिस्थितियाँ क्या बनती हैं
एक तो राजा की मृत्यु हो जाती है, दूसरा जो शासक है वो अल्पवयस्क है, और तीसरा कि संरक्षिका रानी कर्णावती एक महिला रहती है, और चौथा क्या होता है, जो प्रमुख सेनापति हैं जैसे माधो सिंह, वो भी वृद्ध हो चले थे। तो यहाँ पर क्या होता है कि एक आक्रमण करने के लिए, गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए एक अच्छा समय होता है। तो इस कारण जो शाहजहाँ रहता है वो क्या करता है, गढ़वाल पर आक्रमण कर देता है 1635-36 के आसपास। तो जब 1635-36 में यहाँ पर आक्रमण होता है तो वह देखिए आपको क्या क्या प्रमुख घटनाएं होती हैं इसमें। अब सबसे पहले दिल्ली में है, दिल्ली में मुगल काल चल रहा है और यहाँ पर शाहजहाँ शासक है। तो यहाँ से एक मुगल सेना की टुकड़ी आती है ऋषिकेश, और साथ में जो पड़ोसी शासक रहते हैं, तो मंदाता प्रकाश क्या रहते हैं, वो गढ़ शासक से नाराज ही रहते हैं, क्योंकि इनके बीच जो सीमा क्षेत्र था, कालसे हो गया या दून का जो क्षेत्र है, तो वो काफ़ी विवादित था और ये दोनों युद्ध करते रहते थे। तो इस कारण यहाँ पर क्या होता है, मंदाता प्रकाश भी यहाँ पर नीति रखता है गढ़वाल पर आक्रमण करने की, और साथ में ही जो फौजदार रहते हैं नवाजत खां को हुक्म दिया जाता है कि आप कांगड़ा से क्या करो, कि आप इसके पश्चिमी भाग पर आक्रमण करो। तो मंदाता प्रकाश और कांगड़ा के फौजदार नवाजत खां क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं गढ़वाल के पश्चिमी भाग यानी देहरादून के क्षेत्र पर, और सबसे पहला आक्रमण होता है कालसी के क्षेत्र में, और ये लोग क्या करते हैं, कालसी को विजित कर देते हैं और जो कालसी का दुर्ग रहता है उस पर कब्जा कर देते हैं। और उसके बाद इनकी संयुक्त सेना मंदाता प्रकाश की और नवाजत खां की दोनों आगे बढ़ती हैं और पहुंच जाती हैं ऋषिकेश, और ऋषिकेश में ये इनको मिल जाती है मुगल सेना, और ये सभी सेनाएं एकत्रित हो जाती हैं, और उसके बाद क्या होता है, ये गढ़वाल पर श्रीनगर के लिए आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं इसकी जानकारी पहुँचती है गढ़वाल में कर्णावती के पास। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कर्णावती है वह क्या करते हैं कि मुगल सेना को एक संदेश भिजवाते हैं कि आप क्या करो, कि आप कुछ समय रुक जाओ, हम आपको कुछ पैसा देंगे। तो कहते हैं कि 1 लाख के आसपास संभवतः उन्होंने कुछ पैसा भिजवाया, और साथ ही 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने रुकने के लिए बोला कि आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही मुगल सेना फिर रुक जाती है, और कहते हैं कि इसी बीच क्या होता है कि जो जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है तो जो मुगल सेना थी उनका राशन पानी सब खत्म हो जाता है, और फिर ऊपर से गढ़वाल की भौगोलिक परिस्थितियाँ काफ़ी ध्रुव रहती हैं, जिसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। तो इसी बीच क्या होता है कि जो कर्णावती है वो बिनसर महादेव में पूजा करते हैं। एक मिनट, बिनसर महादेव में पूजा करते हैं, और कहते हैं उसके बाद काफ़ी भयंकर ओलावृष्टि होती है, और इसी बीच क्या करते हैं, जो गढ़ सेना रहती है वो आक्रमण करती है मुगल सेना। वो पहले से ऑलरेडी भूख के मारे वैसे ही परेशान थे, गढ़वाल की भौगोलिक परिस्थितियों में काफ़ी परेशान थे, जिसके कारण क्या होता है कि जो गढ़ सेना रहती है वह मुगल सैनिकों को बुरी तरह से परास्त करती है, और कहते हैं कि जो मुगल सेना थी, तो इनके सेनापति रहते हैं कर्णावती के बेग मुगल, तो उनके द्वारा सलाह दी जाती है कि इनको जो पकड़े गए हैं इनके नाक कान काट दिए जाएं। तो कहा जाता है कि उनके नाक कान काट दिए जाते हैं, और इसी कारण क्या होता है, जो शिव प्रसाद डबराल या चारण हैं वो इन्हें नागकटी रानी की संज्ञा देती हैं। तो यानी कर्णावती ने कूटनीतिक प्रयोग कर मुगल सेना को रोक के रखा और मुगल सेना पर आक्रमण करा और उनको परास्त किया, जिसमें जो नवाजत खां थे वो भाग जाते हैं। जो फौजदार थे जिनको नियुक्त किया गया था जिनको गढ़वाल पर आक्रमण करने के लिए, कहते हैं ये भाग जाते हैं और पहुंच जाते हैं दिल्ली। और दिल्ली में जैसे पहुंचते हैं तो हार के बाद जो मुगल शासक हैं वो काफ़ी क्रोधित होते हैं और इनका मनसब इनसे छीन लेते हैं, और इसी गिलाने में वह क्या कर देता है, आत्महत्या कर देता है। तो ये क्या कर देता है,
नवाजद खां अपनी स्वयं स्वयं मतलब आत्महत्या कर देता है। अब इसके बाद देखिए कि जो बाज बहादुर चंद रहता है वह भी क्या करता है, गढ़वाल पर आक्रमण करता है, यानी उसके समकालीन शासक हैं। तो ये चारों तरफ से गढ़वाल क्षेत्र पर आक्रमण करने की नीति थी, गढ़वाल को घेरने की नीति बनाई गई थी, लेकिन ये सब कर्णावती के द्वारा विफल कर दी जाती हैं। तो अब देखिए इस शाहजहां के इस आक्रमण की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, यानी ये जो भी घटनाक्रम घटा इसकी जो जानकारी है वो हमें कहाँ से प्राप्त होती है। तो इसकी जो जानकारी है वो हमें निकोलस मनुची यानी इटली यात्री थे, उनके एक यात्रा वृत्तांत में ट्रैवनियर हैं, उनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है ट्रैवल्स इन इंडिया। तो उनके ट्रैवल्स इन इंडिया ग्रंथ से, और बादशाह नामा अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है उनके ग्रंथ से, और मासिर उल उमरा शमसुद्दौन खान ग्रंथ, सुद्दो खान का ग्रंथ है मासिल उल अमरा, तो उससे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है। और इसके साथ ही जो सांवरी ग्रंथ है, यानी नाथ संप्रदाय नाथ पंथ से जिसका संबंध है, और ये तंत्र मंत्र से रिलेटेड है, मतलब तंत्र मंत्र के बारे में जानकारी है, और ये ठाकुर सूरवीर सिंह के संग्रह से हमें प्राप्त होता है। तो इसमें महारानी कर्णावती के आन वन नाम का वर्णन किया गया है इस सांवरी ग्रंथ में। तो ये था हमारा महारानी कर्णावती का काल, यानी 1634 से 1640 के बीच। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस प्रकार जो पृथ्वीपत शाह हैं 1640 में शासनभार संभालते हैं, और उसके बाद क्या क्या महत्वपूर्ण घटनाएं उत्तराखंड के इस राज्य में घटित होती हैं। तो इसके साथ ही आज के वीडियो लेक्चर यहीं पे समाप्त करते हैं। बने रहिए चैनल के साथ। धन्यवाद।